हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द डीटीएस टेक्निकल। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में नेक्स्ट टॉपिक इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट क्या होगा? जैसे हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे इवेंट को इफेक्ट नहीं करेगी। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो इवेंट हैं ए एंड बी, ठीक है, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमने इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में से अगर मैं इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालूं, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। मतलब क्या हुआ कि occurrence ऑफ इवेंट ए डज नॉट इफेक्ट द occurrence ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इवेंट ए के occurrence होने की प्रोबेबिलिटी बी के occurrence होने पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही है। मतलब क्या है यहाँ पे कि जो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, मतलब ए पहले से हो चुका है तो बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, बी पहले से हो रखा है तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो बेटा ये जो प्रोबेबिलिटी होगी ये किसके इक्वल रहेगी? पी ए के इक्वल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे पी जो बी है यानी बी के होने की ना होने की ए के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, प्रोवाइडेड पी बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सिर्फ इतना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 ना हो, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो जो इंडिपेंडेंट इवेंट है हमारे पास ए और बी, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखें तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या था? मल्टीप्लिकेटिव, या पहले हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने क्या निकाला था? ए बाई बी दैट इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी एंड डिवाइडेड बाई पी बी। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कब? जब ए बाई बी हुआ होगा। समझ में आया बेटा? अब यहाँ से देखो, पहले ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नाम से थी, ये फिर मल्टीप्लिकेटिव लॉ के नाम से आ गई है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा वो क्या है? इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। तो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी जो होगी उसमें क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों इवेंट के एक साथ होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू पी बी। और अभी अभी हमने कहा कि ए के ऊपर बी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा और बी के ऊपर ए का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब पी ए बाई बी किसके इक्वल है? पी ए के इक्वल है। तो हम यहाँ से जो पी ए बाई बी है इसको किसके इक्वल रख देंगे? पी ए के इक्वल रख देंगे। यानी अगर आपके पास ए और बी दो कोई इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो वो कब हो सकते हैं? इफ एंड ओनली इफ दे सेटिस्फाई दीज कंडीशन। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी वो क्या होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। और हम दोबारा दूसरी तरीके से ये बोल सकते हैं कि अगर आपके पास इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो वो दो इवेंट ए और बी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो समझ में आया बच्चों? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही मल्टीप्लिकेटिव लॉ निकल के आया था, और उसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हमारे पास क्या आया है? इंडिपेंडेंट ऑफ ए प्रोबेबिलिटी। इंडिपेंडेंट में ए डज नॉट इफेक्ट द ऑक्यूरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए का बी की प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है आपके पास 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपके पास 1/3 एंड पी ए यूनियन बी है A union B that is equal to 1/2,
देन शो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो हमें सिद्ध करना है कि ए और बी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो जब आपको प्रूव करना हो तो प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ से देखो ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, यूनियन दे रखा है। तो यहाँ से जो एडिशनल थ्योरम होती है, बाय यूजिंग एडिशनल थ्योरम, क्या होती है एडिशनल थ्योरम, ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी एंड माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सबकी वैल्यू आपके पास है सिवाय किसके, ए इंटरसेक्शन बी के। सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से देखो ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू 1/2 and PA that is 1/4 and PB that is 1/3 and minus P A intersection B। ठीक है, ये नेगेटिव में है, इसको इधर ले जाओ, ये इधर आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, PA intersection B this is equal to 1/4 plus 1/3 and minus 1/2। ठीक है, टेक एन एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 3 जा 12 and 3 4 जा 12 and 6 2 6 जा 12। यहाँ पे कितना मिला हमें 7, 7 माइनस 6 दैट इज 1/12। ठीक है, अब अगर हमने फॉर्मूले से इसको निकाला है तो इंटरसेक्शन हमारा क्या आया 1/12। और अगर हम ये कहें कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगा, पी ए इंटू पी बी। किसके इक्वल आएगा बेटा, पी ए इंटू पी बी के इक्वल आएगा। सो पी ए आपके पास कितना दे रखा है 1/4 एंड पी बी कितना है 1/3 है। सो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा 1/12। यहाँ से भी कितना आया था 1/12 और यहाँ से भी कितना आ रहा है 1/12। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ में आया बेटा, ठीक है। तो जो प्रूव करना होगा तो हम एडिशनल थ्योरम लगाएंगे। एडिशनल थ्योरम से फिर हम किस पे चले जाएंगे, जो इंडिपेंडेंट की थ्योरम होती है उस थ्योरम पे हम चलेंगे। अगर दोनों का आंसर मैच हो जाता है तो हम कह देंगे कि वो दोनों इवेंट क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा, if A and B are event such that PA 1/2 and PB 7/4 12 and P not A or not B is equal to 1/4, state whether A and B are independent event। ठीक है, तो देखो PA की वैल्यू कितनी दे रखी है, PA is equal to 1/4 and PB is equal to 7/12, ये 1/2 है and PB is equal to 7/12 and probability of A naught and B naught, probability of A naught and B naught that is equal to 1/4। ठीक है बेटा, ये किसके इक्वल है 1/4 के इक्वल है। देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ, और है बीच में यहाँ पे A और B, नोट ए और नोट बी। ठीक है, ये 1/4 है। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ए और बी दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। तो बेटा हमें पता है कि जब +1 में आपने सेट पढ़ा होगा तो और किसके लिए आता था, यूनियन के लिए। ठीक है, ये किसके इक्वल है 1/4 के इक्वल है। अब हमने वहां पे डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, अगर याद हो सेट में, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या था, अगर आपके पास कहीं पे भी नोट दे रखा है, बीच में उनका क्या दे रखा है, यूनियन या इंटरसेक्शन दे रखा है, तो हम क्या लिखते थे इसको, अगर नोट ए दोनों पे है तो कंबाइंड पे नोट आ जाएगा ए एंड बी के ऊपर, और अगर यहाँ पे यूनियन है, यूनियन कन्वर्ट इनटू इंटरसेक्शन, यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो यहाँ से आपके पास क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी नोट। अगर बच्चों मैं इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर दूं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये ए है आपके पास, ये बी है बेटा। जो प्रोबेबिलिटी है वो सेट से बिल्कुल कनेक्टेड है। अगर सेट के कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हैं देन यू कैन इजीली सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आप प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब ये कह रहा है कि ना तो वो ए में है, मीन्स ए से कहीं बाहर है, ठीक है, ए से बाहर है तो बी में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ए में नहीं है, उसके कहने का मतलब क्या है कि ए में नहीं है। नोट इन बी मतलब बी में नहीं है, तो बी को छोड़ के बाहर कहीं पे भी हो सकता है वो, ठीक है। बी में नहीं होगा लेकिन बी से बाहर हो सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, मतलब सब में जो कॉमन है और जो एक बार भी आया है उस सारे को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, तो वो पार्ट मेरे पास आना चाहिए। यानी ये बाहर बाहर वाला सारा पार्ट आ सकता है, मेरा आंसर है। यानी क्या नहीं है मेरा आंसर, अंदर अंदर वाली चीज। और इस अंदर वाले को हम क्या बोलते थे, ए इंटरसेक्शन भी। ये जो बॉक्स बना रखे मैंने सर्कल, ये पूरा क्या था, ए यूनियन बी था, ठीक है। और ये बीच बीच वाला क्या है, इंटरसेक्शन है। यानी इंटरसेक्शन के पार्ट को इंक्लूड नहीं कर रखा, तो इसका मतलब भी क्या आया है कि इंटरसेक्शन के पार्ट को इंक्लूड नहीं कर रखा। और अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट दैट इज इक्वल टू 1। यानी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट दैट इज इक्वल टू क्या आएगी, ये 1 आएगी। अब ये कंप्लीट तो इसी के इक्वल है, यानी ये तो किसके इक्वल हुआ, 1/4 के इक्वल हुआ। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी प्लस में इसकी वैल्यू क्या है, 1/4 दैट इज इक्वल टू 1। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू 3/4। तो एक तो हमने यहाँ फॉर्मूले से इसको इंटरसेक्शन को कैलकुलेट किया, दूसरा हम बाय यूजिंग इंडिपेंडेंस थ्योरम को अगर मैं यूज कर दूं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 1/2 एंड बी की प्रोबेबिलिटी है 7/12 एंड दिस इज 7/24। क्या ये 3/4 और 7/24 इक्वल हैं, नहीं है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अगर हम इंडिपेंडेंस की थ्योरम अप्लाई करते हैं वो आंसर, और एक्चुअल में जो हमारा इंटरसेक्शन आता है वो आंसर अगर मैच नहीं होते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ए और बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होंगे। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए डाई इज रोल्ड, मार्क 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टोस्ड। देखो एक डाई है, डाई के दो फेस बना दिए इसने, 1 2 3 को तो क्या कर रखा है, रेड कलर कर रखा है, एंड 4 5 6 को क्या कर रखा है, ग्रीन कलर कर रखा है, और उस डाई को ये टोस्ट कर रहा है। देन लेट ई बी द इवेंट, नंबर इज इवन। ई को इवेंट माना है जिसपे नंबर क्या आएंगे, नंबर इज इवन, ठीक है। एंड एफ इज द इवेंट, नंबर इज रेड। एफ जो इवेंट माना है उस पे नंबर क्या आएंगे, नंबर इज रेड, ठीक है। देन हमें क्या बताना है, आर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे? तो देखो ई के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे, नंबर इज इवन, यानी ना तो रेड की कंडीशन है ना ग्रीन की कंडीशन है।
इवन नंबर कौन कौन है, 2 है, 4 है एंड 6 है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी 3/6। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, नंबर इज रेड। नंबर क्या होगा यहाँ पे, रेड होगा, मतलब रेड वाले में से ही कोई एक नंबर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगी आपके पास, रेड नंबर कितने हैं, रो 3 है, तो क्या आ जाएगा 3/6। एंड अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो जो दोनों में होगा, अब दोनों में देखो ई में 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी 2 एक ऐसा नंबर है जो ई में भी है और एफ में भी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दैट इज इक्वल टू 1/6। अब आंसर से हमारा क्या आया है 1/6। देखते हैं कि वैसे भी अगर हमारा 1/6 आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दो क्योंकि एफ में दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 3/6 एंड एफ भी कितना है 3/6, 3 2 जा एंड 3 2 जा, दिस इज 1/4 एंड ये क्या आया आपके पास 1/6 आया। क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, कितना है यहाँ पे 1/6 और ये कितना है 1/4। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। अगर इक्वल आते तो हम कहते क्या है ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन अब क्या होगा ये दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है बच्चों, तो कर लोगे ऐसे। तो अगर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दिखाना हो तो हम पहले तो फॉर्मूले से इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसके बाद जो इंडिपेंडेंस थ्योरम हमें कहती है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ पी ए दे रखा है 3/5 एंड पी बी दे रखा है 1/5, पी ए इक्वल है 3/5 के एंड पी बी इक्वल है 1/5 की, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, दोनों क्या होंगे यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो बेटा अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम क्या कहेंगे यहाँ से पी ए इंटू पी बी, देन पी ए कितना है आपके पास 3/5 एंड पी बी कितना है 1/5 एंड दिस इज इक्वल टू 3/25। ठीक है बेटा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करें तो कितना आ जाएगा, if A and B are two independent events such that probability of A union B है 0.5, probability of A union B this is equal to 0.5 and probability of A है 0.2 and find the probability of B। B की probability हमें कैलकुलेट करके दिखानी है। तो बेटा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सोचो एक बार। आपके पास सिर्फ क्या है यूनियन है और पी ए है, पी बी हमें निकालना है। तो बाय यूजिंग एडिशनल थ्योरम, अगर हम एडिशनल थ्योरम का यूज करें, दिस इज ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी एंड माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो पी भी अननोन है और इंटरसेक्शन भी अननोन है कि नहीं, लेकिन इसने क्या कह रखा है कि ए और बी दोनों क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, पी ए इंटू पी बी करके, और पी ए की वैल्यू कितनी है 0.2, इंटू में क्या हो जाएगा पी बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0.2 इंटू में पी बी। सबकी वैल्यू रखो यहाँ पे, दिस इज 0.5 एंड पी ए की वैल्यू कितनी है
0.2 प्लस पी बी हमें कैलकुलेट करना है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आई है 0.2 इंटू पी बी, दिस इज 0.2 इंटू क्या आ जाएगा पी बी। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 0.2 है ये इधर आएगा तो 0.5 में से 0.2 जाएगा तो क्या बचेगा 0.3 एंड यहाँ से देखेंगे तो पीबी दोनों के अंदर है तो पीबी हमने कॉमन उठा लिया, यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा 0.2, 1 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए यहाँ से पीबी चाहिए, देन पीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 0.8, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये दिस इज 3/8। तो पीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If A and B are two independent events where P A दे रखा है 0.3 P A की वैल्यू है एंड P B दे रखा है 0.6 और हमें फाइंड आउट करना है, पहला है A एंड B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। दूसरा फाइंड आउट करना है पी ए एंड नोट बी, पी ए एंड नोट बी एंड पी ए और बी, और लास्ट फाइंड आउट करना है पी नाइदर ए नोर बी, ना तो ए और ना बी हमें चाहिए। अब देखो अगर ए दे रखा हो बी दे रखा हो देन ए एंड बी, अब अगर सेट पढ़ा होगा तो एंड किसके लिए आता था इंटरसेक्शन के लिए आता था, तो हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा पी ए इंटू पी बी एंड दिस इज इक्वल टू 0.3 इंटू क्या आ जाएगा 0.6। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.18 आ जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए पी ए एंड नोट बी। ठीक है, पी ए एंड के लिए इंटरसेक्शन एंड नोट बी। ठीक है, नोट बी में अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो अब हमें क्या निकालना है यहाँ से पी ए और बी दोनों एक साथ होने चाहिए, तो हम एक तो सीधा निकाल सकते हैं पी ए एंड पी बी नोट। अगर हमारे पास ए बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो क्या क्या कंडीशन यहाँ पे हो सकती है पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी। ठीक है, और अगर ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट है तो हम क्या कह सकते हैं ए नोट एंड बी नोट भी क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बी नोट, यहाँ पे क्या आ जाएगा पी ए नोट इंटरसेक्शन बी, दिस इज पी ए नोट एंड पी बी। और लास्ट अगर हम ए इंटरसेक्शन बी नोट लिख दें दिस इज इक्वल टू पी ए एंड पी बी नोट। ठीक है, तो एक तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं, एक हम बाय फॉर्मूला यूज करके भी इसको कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसका वेन डायग्राम देखें दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये ए है और ये क्या है बी है, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला था वैसे ही। तो ये कह रहा है कि ए में भी होना चाहिए और बी नोट में होना चाहिए, बी नोट का मतलब बी में नहीं है। ठीक है, तो बी में नहीं है तो बी के पार्ट को छोड़ के है। ठीक है, ये वाला, और जो ए में है वो ए का ये वाला पार्ट है, और इंटरसेक्शन होगी तो दोनों का क्या होगा कॉमन होगा। तो यानी कॉमन को हम कैसे निकाल देंगे, यहाँ से
इस वाले स्ट्रक्चर को कम कर दें, यानी ये पार्ट आएगा और इस पार्ट को हम कैसे लिख देते थे, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी पी ए कंप्लीट में से हम किसको घटा देंगे, इसकी इंटरसेक्शन को घटा देंगे। समझ में आया बेटा वेन डायग्राम? देखो फिर से, अगर आपके पास ए है और बी है, यहाँ से हमने क्या कहा है कि जो ए में है मतलब जो ए का कंप्लीट पार्ट, फिर कह रहा है बी नोट मतलब बी को छोड़ के बाकी सब कुछ। अब बी को छोड़ के बाकी सब कुछ ये बच गया। अब क्या लगा रखा है, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी ए में भी और बी नोट में भी हो तो दोनों का कॉमन पार्ट ये आएगा। अब इस पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये वाला बीच वाला होता है इंटरसेक्शन, ये कंप्लीट है आपके पास ए, तो हम क्या लिख देंगे, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से देखो पी ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.3 एंड पी बी आपके पास क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी अभी अभी हमने निकाला था, क्या आया 0.18। ठीक है, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, देखो 0.30 पॉइंट के नीचे पॉइंट सेट करना है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे घटाओगे तो कितना बचा 2 और यहाँ पे घटाओगे तो कितना बचेगा 12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.12। ठीक है, और अगर हम यहाँ इस वाले फॉर्मूले को रखते, यानी डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला यूज करते तो क्या यही आंसर आता। मैच करते हैं चलो। तो देखो पी ए की वैल्यू कितनी है 0.3 एंड पी बी नोट, अब आपके पास क्या है पी बी है, अगर हम पी बी नोट निकालेंगे तो 1 माइनस 0.6 एंड दिस इज 0.4 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ से क्या है 0.4 एंड मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 0.12, तो यहाँ से और यहाँ से दोनों से ही आंसर क्या है सेम आए। तो अगर बेटा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रह जाता है, यानी अगर ए बी इंडिपेंडेंट है तो ए नोट बी नोट इंडिपेंडेंट होंगे, ए नोट एंड बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए एंड बी नोट भी क्या होंगे इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे मैंने ये चारों प्रॉपर्टी लिख दी हैं, उनको ध्यान में रख लेना। या फिर हम दूसरा अल्टरनेट मेथड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके। ठीक है बेटा, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो आगे के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, आपकी पूरी एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगी। अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, अच्छे से मेहनत किया करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही आपकी ज़िंदगी में निखार आता जाएगा। तो आज के लिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट फिर हाजिर होते हैं। थैंक यू।